दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसके शरीर पर एक हैवान का कब्जा था, वो भी 6 सालों तक। एक ऐसा हैवान जो व्यक्ति के शरीर को हर दिन खोखला करता जा रहा था। फिर एक दिन वो हैवान उस पर पूरी तरह से हावी भी हो गया और फिर जो कुछ उस राक्षस ने उस व्यक्ति के साथ किया, ये जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर हैवान शब्द सुनकर आपकी कल्पना में कोई भूत प्रेत आ रहा है तो अपनी कल्पनाओं को थोड़ा विराम दीजिए, क्योंकि मैं जिस हैवान की बात कर रहा हूँ वो असल में एक नन्हा सा जीव है। एक इतना छोटा जीव जिसे अपनी आंखों से देख पाना भी नामुमकिन है, लेकिन जब ये किसी इंसान के अंदर घुस जाता है तो फिर उसके शरीर पर ऐसा कब्जा जमाता है और शरीर को इस तरह से खोखला करता है कि देखने वाले की रूह भी कांप जाए। ये कहानी है साल 2003 की, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला एक व्यक्ति जॉन अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। ये देखकर उसका परिवार घबरा गया और तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने अचानक आई इस चक्कर की जांच तो की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर 34 वर्षीय जॉन के साथ ये सब हुआ कैसे। अब क्योंकि डॉक्टर जॉन की बीमारी का पता नहीं लगा पाई थी, तो इसका नतीजा ये हुआ कि जॉन भी अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो गई और एक बार फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन जॉन की पत्नी लिसा को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उनका पति अचानक से बेहोश हुआ था, बल्कि इससे पहले भी जॉन को गाड़ी चलाते हुए उस समय अचानक चक्कर आई थी जब वो अपने ऑफिस जा रही थी। लेकिन लिसा करती भी तो क्या, ना बीमारी का पता और ना डॉक्टर की कोई विशेष सलाह। सो कुछ दिन बाद लिसा ने भी इस बात को भुला दिया, लेकिन इससे जॉन की तबीयत में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता गया जॉन का अचानक से बेहोश होना और भी ज्यादा बढ़ता चला गया और तो और अब उन्हें पेट दर्द जैसी और भी शिकायतें होने लगी थी। आखिरकार फिर वही हुआ जिसका अंदेशा सबसे पहले लिसा को हुआ था, क्योंकि जो बीमारी जॉन के शरीर में अब तक छुपी हुई थी वो निकल कर सामने आ गई। तो जब जॉन की हालत बद से बदतर हो गई तो उन्हें पेंसिल्वेनिया के एक नामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेनियल ने तुरंत जॉन का इलाज शुरू कर दिया। क्योंकि डॉक्टर डेनियल इस केस को इनडायरेक्टली तभी से फॉलो कर रहे थे जब जॉन को पहली बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डेनियल पहले ही समझ गए थे कि जॉन का केस पेचीदा है और फिर जब डॉक्टर डेनियल ने जॉन का एक टेस्ट लिया तो उन्हें यकीन हो गया कि जॉन के शरीर में कोई बेहद गंभीर बीमारी छिपी हुई है। तो हुआ कुछ यूं कि जब डॉक्टर डेनियल ने जॉन से अपनी नाक को छूने को कहा और उसे छूने के बाद अपनी उंगली आगे बढ़ाई और फिर उस उंगली से अपनी उंगली को छूने को कहा, तो जॉन ऐसा नहीं कर पाई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला ये कैसा टेस्ट है, तो आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये टेस्ट कोई भी पास कर सकता है, सिवाय उसके जो दिमाग की किसी गंभीर समस्या से जूझ रहा हो, क्योंकि ये टेस्ट सडन मूवमेंट पर आधारित है, जिसमें जॉन असफल हो गए थे। जॉन की हालत देखते ही डॉक्टर को समझ आ गया था कि उन्हें सेरेब्रम से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जरूर है। दिमाग का वो पिछला हिस्सा जो शरीर की मसल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद जॉन का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टर डेनियल पूरी तरह से ठीक साबित हुए, क्योंकि जॉन के सेरेब्रम में एक ऐसा ट्यूमर मौजूद था जिसका साइज एक अखरोट जितना बड़ा था। लेकिन सीटी स्कैन की रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो ट्यूमर है या फिर कुछ और। इसके चलते जॉन की बायोप्सी करवाई गई ताकि ये ट्यूमर है या फिर कुछ और ये बात साफ हो सके। आपको बता दें कि बायोप्सी वो जटिल प्रोसेस है जिसमें मरीज की खोपड़ी को खोलकर उसमें मौजूद ट्यूमर से सैंपल लिया जाता है ताकि डॉक्टर ट्यूमर की स्टेज और उसका इलाज पता कर सके। लेकिन जब जॉन की बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टर डेनियल हक्के बक्के रह गए। इसलिए नहीं कि वो स्ट्रक्चर कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि इसलिए कि जॉन की खोपड़ी में मौजूद वो डरावना स्ट्रक्चर पैरासाइट का पूरा झुंड था, एक परजीवी झुंड जिसने जॉन के दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। डॉक्टर डेनियल ने अपने समूचे मेडिकल करियर में ना ही तो ऐसा कुछ देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। डॉक्टर डेनियल की हैरानी की एक वजह ये भी थी कि वैसे तो ये परजीवी शरीर के बाहर पैदा होते हैं, फिर किसी न किसी माध्यम से ये शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं और फिर वहीं अपना डेरा भी जमा लेते हैं। लेकिन एक तरफ अगर शरीर से पोषण लेना और बदले में शरीर को नुकसान पहुंचाना ये इनका स्वाभाविक काम होता है, तो वहीं दूसरी ओर शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज भी इनसे तब तक बराबर लड़ती रहती है जब तक इन्हें निष्क्रिय कर इन्हें शरीर से बाहर ना कर दे। लेकिन जॉन का केस बिल्कुल ही अलग था, जिसमें दो अहम सवाल डॉक्टर की पूरी टीम को परेशान कर रहे थे। पहला ये कि इन परजीवी ने आखिर जॉन के शरीर में प्रवेश कैसे और कहां पर किया, और दूसरा ये कि शरीर के भीतर ये दिमाग तक कैसे पहुंचे। हालांकि दूसरे सवाल का जवाब भी डॉक्टर को जल्द ही मिल गया, लेकिन पहले सवाल का जवाब केवल लिसा ही दे सकती थी, क्योंकि डॉक्टर डेनियल जानते थे कि ये सवाल खान पान से जुड़ा हुआ था, जिसका जवाब केवल उनका परिवार ही दे सकता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खान पान वो माध्यम होता है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जॉन क्या खाते और पीते थे इसका जवाब लिसा से बेहतर भला कौन दे सकता था। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जॉन का केस करोड़ों में से एक था, तो इससे जुड़े सवालों के जवाब भी इतनी आसानी से मिल जाते, भला ये कैसे मुमकिन था। सो जॉन के खान पान की हिस्ट्री से भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, क्योंकि लिसा के अनुसार जॉन हमेशा से ही हेल्दी और हाइजीन का खास ख्याल रखते थे। हालांकि इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल भले ही था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए इस बार जॉन नहीं बल्कि पैरासाइट की जांच हुई। तब जाकर ये पता चला कि वो पैरासाइट तो पूरे अमेरिका में पाया ही नहीं जाता था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि जॉन के शरीर में पैरासाइट का प्रवेश अमेरिका से बाहर हुआ था। और जब इस बात की पुष्टि लिसा से की गई तो पता चला कि साल 1997 में ये कपल
पल अमेरिका से बाहर ईस्ट अफ्रीका की सैर पर गई थी, जहाँ पर उन दोनों ने विक्टोरिया नामक झील में गोते लगाए थे। लिसा ने जैसे ही अपने परिवार की ट्रैवल हिस्ट्री साझा की तो डॉक्टर डैनियल तुरंत समझ गए कि जॉन के भीतर परजीवी का प्रवेश विक्टोरिया झील में ही हुआ होगा। दरअसल ये एक सिस्टोसिमाइसिस पैरासाइट था, वो परजीवी जो केवल एशिया या फिर अफ्रीका में मौजूद साफ पानी के स्रोतों में ही पाया जाता है, जिनके अंडे इनसे इन्फेक्टेड मरीजों के मलमूत्र के सहारे पहले तो साफ पानी में आते हैं और फिर पानी के संपर्क में आते ही ये अंडे फूटकर लार्वा में बदल जाते हैं। इसके बाद ये झील में मौजूद स्नेल के शरीर पर अपना अड्डा बना लेते हैं और जब ये सभी वहाँ पर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो ये परजीवी फिर एक बार अपने गंतव्य यानी इंसानी शरीर की ओर निकल पड़ते हैं, जिनमें इनकी मदद झील का साफ और पीने योग्य पानी करता है। तो एक बार जैसे ही ये पैरासाइट इंसानी शरीर में पहुंचते हैं तो इनके लार्वा ब्लड वेसल्स की मदद से इंसान के समूचे शरीर में फैल जाते हैं। हालांकि इसके बाद ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और फिर मलमूत्र के सहारे फिर एक बार शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जॉन का केस थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि उनके केस में वही लार्वा ब्लड वेसल्स के माध्यम से उनके सेरेब्रम वाले हिस्से में पहुंच गया और तो और वहां ठहर कर उसने अपना अड्डा भी बना लिया था। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती गई, परजीवी ने जॉन के दिमाग को पूरी तरह से खोखला करना शुरू कर दिया, जिससे आखिरकार उनकी हालत ऐसी हो गई कि अगर समय रहते डॉक्टर डैनियल ने जॉन के केस को सही से ना समझा होता या फिर उन्हें ऑपरेट ना किया होता तो इसके अभाव में जॉन की मृत्यु होना तो निश्चित थी। और अगर वो किस्मत से बच भी जाते तो कम से कम उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ना या फिर उनका कोमा में जाना तो निश्चित ही था, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जब इन पैरासाइट को बाहर निकाला जा रहा था तब इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिनकी गिनती कर पाना भी डॉक्टर डैनियल की टीम के लिए संभव नहीं था। लेकिन जिस जॉन की बदकिस्मती करोड़ों में से एक थी, उसी जॉन की किस्मत भी